दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो मानव भूगोल के प्रकृति, अध्ययन क्षेत्र, विषय वस्तु, इससे रिलेटेड इससे आगे वाला जो चैप्टर है वो है विश्व की जनजातियाँ। ठीक है, और विश्व की जनजातियों में जो दिया हुआ है आपके नाम, वो दिया हुआ है एस्किमो। एस्किमो का नाम दिया हुआ है। इसके अलावा आपके नाम दिया हुआ है बुशमैन का, बुशमैन। इसके अलावा आपके नाम दिया हुआ है गोंड, जो कि भारत की जनजाति है। गोंड जनजाति का नाम दे रखा है। और इसके अलावा आप लोगों को स्पेशल रेफरेंस में भील जनजाति का नाम दे रखा है। इनकी जो है वो आपको इनका जो है वितरण बताना है। पहली बात तो कि ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं। दूसरी बात, इनकी आर्थिक और सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं, सांस्कृतिक विशेषताएं वो आप लोगों को बतानी है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर स्लाइड के रूप में रखी है, स्लाइड के टेक्स्ट के रूप में है। कुछ एक इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर पेन से ऐड करते हुए चलेंगे। पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिएगा। बहुत पहले से चल रहा है, इसीलिए क्लासें नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कितने दिन हम ऐसे रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। ये लैब असिस्टेंट के लिए है क्लास, ध्यान रखना, लैब असिस्टेंट के लिए। बाकी जो भी बंदे ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो इस क्लास को ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी आपको। ठीक है, ज़्यादातर जो लैब असिस्टेंट में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस चैप्टर से जो है वो फैक्चुअल क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कि जैसे ये कहाँ कहाँ पर तो रहते हैं, इनका आर्थिक क्रियाएं, मतलब ये कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, खाने के लिए क्या करते हैं, कमाने के लिए क्या करते हैं, पेट पालने के लिए क्या करते हैं, और इनकी जो प्रथाएं वगैरह हैं, इनका मुखिया कौन है, इनकी विवाह स्थिति कैसी है, किस तरीके का विवाह करते हैं, आदि आदि जो भी विशेषताएं, कपड़े वगैरह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जनजाति की बात करते हैं। सबसे पहले जनजाति की परिभाषा की बात करते हैं हम कि जनजाति होता क्या है। ठीक है, जनजाति उन लोगों के समूह को कहते हैं जो एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं। एक ज्योग्राफिकल एरिया होता है, एक भौगोलिक एरिया होता है, जिसमें वे अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति और परंपरा को बनाए रखते हैं और प्राय अपने ही समुदाय में विवाह करते हैं। ध्यान रखना, जनजातियां जो है वो बाहर के समुदाय में विवाह नहीं करती है। ठीक है, तो ये जनजाति, एक तरह से जनजाति होती क्या है, ये है। अब जनजाति की जो सामान्य परिभाषा है वो इस तरीके से है कि जनजाति एक ऐसे मानव समूह को कहा जाता है जिसके सदस्य समान वंश, समान संस्कृति, समान भाषा और समान रीति रिवाज साझा करते हैं। ये अकॉर्डिंग टू जनरल डेफिनेशन, ये आप लोगों के सामने एक परिभाषा हम कह सकते हैं। ठीक है, ये स्वदेशी समुदाय होता है, ध्यान रखना, स्वदेशी समुदाय होता है, मतलब जिस जगह इनकी उत्पत्ति होती है ये वहीं रहते हैं। ठीक है, किसी दूसरे देश में जाकर के ये ट्राइब नहीं कहे जा सकते। ठीक है, ये केवल इंसान कहे जा सकते हैं। अगर इनको ट्राइब रहना है, ट्राइब कंसिडर करना है, तो ये किसी देश में अगर रहते हैं तो वहाँ के ये मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है, और ये किसी भी देश के क्या होते हैं, किसी भी देश के मूल निवासी होते हैं, इसीलिए इनको ट्राइब कंसिडर किया जाता है। पारंपरिक तरीक़ों से ये जीते हैं। संविधान के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ वे समुदाय है जिन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। ये संविधान के अनुसार है। अनुसूचित जनजातियाँ, जिन्हें हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, वे समुदाय होते हैं जिन्हें सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण एक स्पेशल टाइप का संरक्षण प्रदान किया जाता है। जनजातियाँ सामान्यतः एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करती है
और उनकी अपनी पारंपरिक अपनी सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं और गवर्नमेंट भी जो है वो इन परंपराओं में हस्तक्षेप नहीं करती है। ठीक है, ये था जनजाति के बारे में। आदर्श परिभाषा भी है इसकी। आदर्श परिभाषा किस तरीके से है? क्वेश्चन आता है यहाँ से, व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो एक निश्चित क्षेत्र में बसा हो, एक विशेष भाषा बोलता हो, समान संस्कृति तथा परंपराएं साझा करता हो, आमतौर पर अपने ही समुदाय में विवाह करता हो और आधुनिक समाज से अपेक्षाकृत अलग एवं स्वशासी जीवन जीता हो, उसे जनजाति कहते हैं। आज भी विश्व में बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि बाहर के संसार में क्या चल रहा है। अपने इंडिया में भी है। आपने नाम सुना होगा एक जनजाति का नाम सेंटिनलीज। सेंटिनलीज जो जनजाति है वो आज भी बाहरी दुनिया से कट रखी है। ठीक है, आज भी प्रिमिटिव टाइप का अपना जो जीवन है वो यापन करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। संवैधानिक परिभाषा की बात करें तो ये संवैधानिक परिभाषा कहाँ दी गई है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति वे समूह है या समुदाय है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 342 के तहत अधिसूचित किया जाता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति अधिसूचित करता है अनुच्छेद 342 के तहत। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है, बहुत कम यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते। सिंपल सी बात है, समान भाषा, संस्कृति और पारंपरिक परंपराएं हैं, तय भूभाग में निवास करते हैं, इनकी अलग पहचान होती है, अपने ही विवाह परंपरा में बंधे होते हैं जिसे हम एंडोगेमी कहते हैं। ठीक है, और इनकी विशेष सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है। अब आते हैं मेन चीज़ पर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ से सबसे पहली जो जनजाति है यहाँ पर उसका नाम है एस्किमो। एस्किमो के बारे में जितने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्किमो का अर्थ एवं उसकी उत्पत्ति। तो एस्किमो का जो शब्द का अर्थ है वो सिंपल सी बात है, इसका मतलब ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का जो मतलब होता है वो कच्चा मांस खाने वाला हो जाता है, जो उनके खान पान की आदतों से ही जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये इनकी जो प्रजाति है वो प्रजाति कौन सी है? तो ये ध्यान रखना, ये मंगोलियन होते हैं, मंगोल प्रजाति से संबंध रखते हैं। मंगोल प्रजाति से इनका संबंध होता है। ठीक है, एस्किमो कौन सी प्रजाति के होते हैं? मंगोल प्रजाति के होते हैं और मुख्य रूप से आर्कटिक क्षेत्र के निवासी होते हैं। आर्कटिक क्षेत्र के आसपास, जैसे नॉर्दर्न कनाडा भी हम पढ़ेंगे। इनका उद्गम जो है वो साइबेरिया क्षेत्र से माना जाता है। इनका उद्गम कहाँ से माना जाता है? साइबेरिया क्षेत्र से माना जाता है। सिंपल सी हम बात कह सकते हैं कि उत्तरी जो एशिया है, उत्तरी एशिया, या सिंपल सी बात कहें तो एशिया में इनका उद्गम स्थल माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका निवास क्षेत्र, मतलब ये रहते कहाँ है। सिंपल सी बात है, इनका जो वितरण है वो आप लोगों को यहाँ पर बताया गया और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इसकी। एस्किमो जो है वो उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, ग्रीनलैंड में रहते हैं, अलास्का में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं और रूस के जो आर्कटिक भाग हैं वहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा इसके कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं। इसके अलावा ये रहता है यूरेशिया में रहते हैं, जहाँ चुक्ची जो लैंड है वहाँ पर ये रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये स्कैंडिनेविया में भी ये रहते हैं। स्कैंडिनेविया में भी ये रहते हैं। स्कैंडिनेविया या फिर मैं कह सकता हूँ यूरोप, इन्हें वहाँ पर लेप्स कहा जाता है। लेप्स भी कह सकते हैं, लेप्स भी एक तरह से एस्किमो में ही आते हैं। ठीक है, ये इनका वितरण हो गया। इसके अलावा इसी क्षेत्र में और भी जनजातियाँ रहती है, जैसे साइबेरिया की अगर मैं बात करूँ, साइबेरिया की, क्योंकि इनका उत्पत्ति स्थल वही है, तो साइबेरिया में और भी कई तरह की जनजातियाँ रहती है
इनके केवल आप लोगों को नाम ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी आपके स्पेशल रेफरेंस दे रखा है एस्किमो बुशमैन गॉन्डबिल का, तो आपको ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। साइबेरिया में रहने वाली जो अलग जो जनजातियाँ हैं उनमें जैसे इवेंकी हो गया, इवेंकी, इसके अलावा युकागिर, ठीक है, इवेंकी, इवांटी यहाँ पर रहते हैं, इसके अलावा, ठीक है। ये और जनजातियाँ हैं, तो आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं से आएंगे। इनके आवास जो है वो मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। आवास इनके मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक तो होता है इनका आवास इग्लू, ठीक है, इस तरीके का होता है, डोम शेप टाइप का होता है, जिसमें एक ऐसे सुरंग सी बनी होती है जिसके अंदर से ये रेंगते हुए अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। अंदर ऐसे सील या व्हेल मछली की जो खाल है वो ऐसे लगा के रखते हैं ताकि गर्माहट बनी रहे। इग्लू जो होता है बर्फ़ की सिल्लियों को जोड़कर अर्धगोलाकार घर जो ठंड में अंदर से गर्माहट देता है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि सर्दियों में जो घर बनाए जाते हैं वो इग्लू बनाए जाते हैं। इसके अलावा है ट्यूपिक, जिसे टीपिक भी कहा दिया जाता है, और ग्रीष्म ऋतु में जानवरों की खाल से बने तंबू में ये रहते हैं जो तट के किनारे बनाए जाते हैं, ध्यान रखना, इन्हें हम कहते हैं ट्यूपिक। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए आगे। शारीरिक लक्षणों की अगर इनकी बात करें कि इनका जो शरीर है वो कैसा होता है, इनका जो शरीर है वो मजबूत होता है, शिकार के लिए बना होता है, ठीक है। कद इनका मध्यम होता है, ये भी ध्यान रखना। त्वचा का जो रंग होता है वो भूरे और पीले मिट्टी रंग के समान होता है, पीला या भूरा हम कह सकते हैं, पीला या भूरा हम ये कह सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, पीला या भूरा होता है, ठीक है। इसके अलावा नाक जो है वो चौड़ी होती है, इनकी चौड़ी व चपटी नाक होती है, ठीक है। आँखें जो होती है वो हमें पता ही है, मंगोल्स की आँखें कैसी होती है, धारीदार इनकी आँखें होती है, मंगोलियाई जाति के लक्षण इसमें होते हैं, ठीक है। छोटे छोटी आँखें होती है, तीखे तीखे नैन हम कह सकते हैं, ऑब्लिक आइज जिन्हें हम कह देते हैं, इंग्लिश में ऑब्लिक आइज, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनका व्यवसाय एवं शिकार की विधियों की। ये व्यवसाय क्या करते हैं भाई साहब, सिंपल सी बात है, इनका जो व्यवसाय है वो शिकार करना और मछली पकड़ना। इसके अलावा ये अच्छे संग्राहक भी होते हैं, संग्रहण भी करते हैं ये, ठीक है। तो व्यवसाय में है संग्रहण और शिकार हो गया, ठीक है। शिकार किन किन का करते हैं, जैसे सील मछली का कर लिया, कारीबू का कर लिया, रेंडियर का कर लिया, व्हेल मछली का कर लिया, ये इनके शिकार करते हैं, ठीक है। ये कारीबू जो होता है वो गर्मियों में किया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में, ध्यान रखना। और ग्रीष्म ऋतु में किए गए शिकार को ये करीबो कहते हैं, करीबो, ओके। इसके अलावा शिकार के लिए विभिन्न तरह के कई प्रकार के ये उपकरण भी यूज़ करते हैं, जैसे हारपून हो गया। हारपून की अगर मैं बात करूं तो ये एक तरह से शिकार करने वाला भाला होता है,
भाला, भाला टाइप होता है, ठीक है। इसके अलावा कयाक, कयाक एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक तरह की नाव होती है, नाव जो चमड़े से बनी होती है, ठीक है। कयाक जो नाव होती है चमड़े से बनी होती है और ज़्यादातर पुरुष चलाते हैं। उमियाक, उमियाक जो है वो भी एक तरह से नाव ही होती है, ठीक है। और ये ऐसी नाव होती है जो बड़ी होती है। कयाक जो है छोटी नाव होती है, लेकिन उमियाक जो है वो बड़ी नाव होती है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं शिकार करने, ठीक है। ज़्यादातर इसमें स्त्रियां भी होती हैं, ठीक है। सिंपल सी बात करना, बड़ी नाव इसलिए बहुत सारे लोग जानते हैं। बड़ी नाव का मतलब बड़े जीव का शिकार करने के लिए। तो ये जो शिकार करते हैं ना उमियाक से, वो व्हेल मछली का शिकार करते हैं। किसका शिकार करते हैं? व्हेल मछली का शिकार करते हैं ये उमियाक से, ठीक है। कयाक छोटी नाव होती है, चमड़े से बनी होती है, पुरुषों द्वारा चलाई जाती है। हार्पून हो ही गया। इसके अलावा स्लेज जो है, स्लेज भी एक तरह की गाड़ी होती है। स्लेज एक तरह की गाड़ी होती है जिसे या तो कुत्ते खींचेंगे या फिर रेंडियर खींचेंगे, या तो कुत्ते खींचेंगे या फिर रेंडियर के द्वारा ये खींची जाती है, ठीक है। गाड़ी होती है एक तरह से बर्फ़ के ऊपर चलने वाली गाड़ी, ओके। यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ, देखिए। कयाक क्या होता है? एक छोटी नौका होती है, जानवरों के खाल से बनी होती है, एक या दो व्यक्ति इसमें बैठ सकते हैं। उमियाक जो होती है वो बड़ी नाव होती है, कई लोगों के लिए होती है, समूह शिकार के लिए उपयोगी होती है। सिंपल सी बात है, व्हेल मछली के शिकार के लिए, ठीक है। ये आप लोग जो फैक्ट्स हैं वो ध्यान रखिएगा। हार्पून एक तरह का लंबा भाला होता है, हड्डी से बना होता है, जिसे मछली, सील आदि के शिकार के लिए प्रयोग किया जाता है। स्लेज जो है वो कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी होती है, जिस पे सवार होकर के ये आगे जाते हैं, सामान के लिए आगे जाते हैं, ठीक है। स्लेज कुत्तों के द्वारा खींची जाती है या फिर ये रेंडियर के द्वारा भी खींची जाती है, ठीक है। ये रेंडियर के द्वारा भी खींची जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वस्त्र की, क्योंकि सांस्कृतिक लक्षण भी हमें पढ़ने हैं। वस्त्र ये किस तरीके के पहनते हैं? सिंपल सी बात है कि कैरिबो और सील मछली के जो स्किन होती है उसके वस्त्र पहनते हैं। अधिकांश इनके वस्त्र जो होते हैं वो पशुओं की खाल से बने होते हैं, जैसे कैरिबू, रेंडियर और ध्रुवीय भालू के बने होते हैं। वस्त्र जो हैं वो हल्के होते हैं, गर्म होते हैं और जलरोधी होते हैं, ठीक है। हल्के होते हैं, गर्म होते हैं और जलरोधी होते हैं। यहाँ पर एक नाम आता है तिमियार, तिमियार, या हम कह सकते हैं इसे तिमियाक भी से हम कह सकते हैं। तिमियाक, कहीं पर लिखा हुआ है तिमियार, कहीं पर लिखा हुआ है तिमियाक। तिमियाक जो होता है वो पुरुषों की जर्सी होती है, बांहदार जर्सी होती है एक तरह से, और इसके ऊपर अनुराग पहना जाता है। क्या पहना जाता है? अनुराग, या अनोताक भी कह देते हैं, अनोताक। ध्यान रखना, तिमियार पुरुषों की जर्सी होती है और इसके ऊपर अनुराग को पहना जाता है या अनुताक को पहना जाता है, ठीक है। ये भी खाल का बना हुआ मोटा वस्त्र होता है। अनुताक खाल का बना मोटा वस्त्र, ठीक है। ध्यान रखना। पैर ढकने के लिए ये जूते भी पहनते हैं, जिन्हें हम कार्मिक कहते हैं। पैर ढकने के लिए क्या पहनते हैं? ये जूते पहनते हैं, जिन्हें हम कार्मिक भी कहते हैं, जो दोहरे बनाए जाते हैं ताकि पानी अंदर ना जाए, पानी नहीं लगने देते ये अपने आप को, ठीक है। तो कार्मिक क्या होते हैं? पैर ढकने वाले जूते होते हैं जो दोहरे बनाए जाते हैं ताकि पानी अंदर ना जाए, या ये जूतों को मुकलुक्स भी कह देते हैं, मुकलुक्स ये कह देते हैं, ठीक है। महिलाओं की जो पोशाक होती है वो सजावट वाले रेशमी पट्टे और मनकों से सजी होती है, जिसमें एक विशेष वस्त्र होता है, अमाउथ, ठीक है, जिसमें बच्चे रखे जाते हैं। इन पोशाकों में अमाउथ होता है जिसमें छोटे बच्चे रखे जाते हैं। तो ध्यान रखना, अमाउथ क्या आते हैं? जिसमें छोटे बच्चे
रखे जाते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आवास की बात करते हैं। इनकी आवास हो ही गया। ठंडे क्षेत्रों में इग्लू, बर्फ से बने अर्धगोलाकार निवास स्थान जिनका वितरित तापमान बाहर से 10 से 20 डिग्री ज़्यादा होता है। ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु में ये ट्यूपिक बनाते हैं, जानवरों की खाल से बने हुए तंबू में जो तट के किनारे बनाए जाते हैं, कई परिवार एक साथ रहते हैं। ठीक है, ट्यूपिक में ये हमने पढ़ लिया। सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था को पढ़ने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं कि शिकार की जो पद्धतियाँ हैं यहाँ पर वो देखी जाती है। तो यहाँ पर 3 नाम आते हैं, 3 नाम आते हैं, 3 नाम हम पढ़ते हैं शिकार पद्धतियों में। यहाँ मैं लिखता हूँ शिकार पद्धतियाँ, शिकार की पद्धतियाँ। जैसे एक तो होती है उतोक, एक होती है माउपोक। ये नाम ध्यान रखना आप लोग। उतोक होती है, माउपोक होती है, इसके अलावा तीसरी होती है माउपोक, इतुआरपोक, इतुआरपोक। ये 3 तरह की विधियाँ होती है। अब तीनों में अलग अलग चीज़ें होती हैं और कब कब होती है हम देखते हैं। उतोक जो होता है वो बसंत में किया जाता है, बसंतकालीन शिकार हम कह सकते हैं। बसंतकालीन शिकार जो होता है वो उतोक कहलाता है। माउपोक जो होता है वो शीतकाल में किया जाता है, शीतकाल में। ठीक है, इसमें क्या करता है, एक व्यक्ति जो है वो शिकार करता है। मतलब माउपोक का जो असली मीनिंग हम बताएं ना, तो ये हम कह सकते हैं माउपोक का मतलब होता है इंतज़ार करना। एक मिनट, इंतज़ार करना मतलब ये इंतज़ार करते हैं मछली के आने का। और एक व्यक्ति जो है वो हारपून लेकर के बैठा होता है, जैसे ही शिकार आता है उस एक व्यक्ति के द्वारा शिकार कर लिया जाता है। ये माउपोक विधि होती है। ठीक है, इंतज़ार करके और फिर निशाना लगा करके तुरंत मछली को मार दिया जाता है। और एक होती है इतुआरपोक शिकार की विधि। इसे इसमें एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति हम लिख लेते हैं यहाँ, क्योंकि ये कहाँ गए, एक व्यक्ति होता है। क्योंकि इतवारपोक जो है वो दो व्यक्ति शिकार पद्धति कहलाती है। इसमें 2 व्यक्ति होती है, ये 2 व्यक्ति पद्धति होती है। ठीक है, और ये ज़्यादातर की जाती है ग्रीनलैंड के आसपास के एरिया में। ओके, तो ये कुछ शिकार पद्धतियाँ थी। इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो सामाजिक व्यवस्था में एक मिनट, इतवारपोक। नेक्स्ट सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। परिवार आधारित सामाजिक ढांचा है जिसमें बुजुर्गों को सम्मान मिलता है। सिंपल सी बात, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इनका जो समाज होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। और पितृसत्तात्मक होता है मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बहु पत्नी प्रथा होती है। एक व्यक्ति 2-2 3-3 पत्नियां रख सकता है। ठीक है, इसके अलावा पुरुष शिकार के मुख्यकर्ता होते हैं, जबकि महिलाएं गृहस्थी और वस्त्र निर्माण तथा बच्चों की देखभाल करती है। विवाह जो है वो प्रेम के बिना होता है और नियमबद्ध ढंग से होता है। ध्यान रखना, प्रेम विवाह यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, यहाँ एक समुद्र की देवी की पूजा की जाती है। समुद्र की, एक मिनट, समुद्र की देवी की पूजा की जाती है, समुद्र की देवी। और वो समुद्र की देवी की पूजा की जाए तो जिसे सेदना कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सेदना कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखना। एस्किमोज की समुद्र की देवी क्या होती है? सेदना, या फिर सेदना क्या होती है, आप लोगों को पूछ सकता है। इसके साथ है समाज में कोई प्रमुख या नेता नहीं होता, सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे भीलों में होते हैं ना, वैसे यहाँ पर नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अलावा ये टोना टोटका में विश्वास रखते हैं। टोना टोटका नहीं, टोना टोटका में विश्वास रखते हैं। काला जादू में ये विश्वास रखते हैं। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते। प्रमुख बोलियां और भाषा की अगर हम बात करें तो प्रमुख बोली है यूपिक और इन्यूपिक। यूपिक और इन्यूपिक। यूपिक जो है वो बोली जाती है उत्तरी कनाडा में और साइबेरिया में। ठीक है, और इन्यूपिक जो बोली जाती है वो अलास्का व ग्रीनलैंड में बोली जाती है। ठीक है, ग्रीनलैंड में बोली जाती है। इसके अलावा एक अन्य संबंधित भाषा भी है जिसे एल्यूटिक कह देते हैं। ये लोग क्या कह देते हैं, ये ध्यान रखना, इंग्लिश वाला टर्म एल्यूटिक कह दिया जाता है। ठीक है, ओके। इसके अलावा खेल वगैरह भी होते हैं इनके। ठीक है, तो ये फुटबॉल की तरह से एक खेल खेलते हैं और ताश और कुश्ती भी करते हैं। ठीक है, ताश कुश्ती भी करते हैं और फुटबॉल की तरह के खेल खेलते हैं। फुटबॉल टाइप के खेल खेलते हैं। ठीक है, संस्कृति और इनकी धार्मिक मान्यताओं की अगर मैं बात करूं, धर्म एक जीववादी एनिमिज्म पर यह आधारित होता है जिसमें प्रकृति और जानवरों में आत्मा का वास माना जाता है। सिंपल सी बात है, टोना टोटका। ठीक है, आत्माओं में ये विश्वास करते हैं, जानवरों में। ठीक है, अगर कोई जानवर है तो इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि हाँ, जैसे मान लो कोई जानवर है और जैसे इनके घर का बुजुर्ग मर गया और उसके बाद में अगर इनके घर में किसी जानवर की पैदाइश होती है या आसपास कोई जानवर पैदा होता है, तो ऐसे माना जाता है कि ये जो जानवर पैदा हुआ है ना, ये जो जानवर पैदा हुआ है, ठीक है, इसमें इनके बुजुर्ग की आत्मा है। ठीक है, बड़े शिकार के पहले ये कर्मकांड और पूजा करते हैं। मृत्यु के बाद रीति रिवाज अनोखे होते हैं, जैसे शरीर को खुले आसमान में रखना या कब्र बनाना। पुनर्जन्म और आत्माओं में विश्वास रखते हैं, इसलिए बुजुर्गों की मृत्यु के बाद उनके बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, बुजुर्ग ख़त्म हुआ, बुजुर्ग के मरने के बाद और मान लो कोई बच्चा पैदा हुआ, तो ऐसा माना जाता है इस बुजुर्ग की आत्मा इसमें आ गई। ठीक है, तो ध्यान रखा जाता है विशेष। चलिए नेक्स्ट जो जनजाति है आपके सिलेबस में दी हुई है वो है बुशमैन। बुशमैन एक तरह से ये, इनके सामने अगर बुशमैन बोल देते हैं तो एक तरह से ये अपमानजनक वर्ड माना जाता है, अपमानजनक ये शब्द माना जाता है इनके द्वारा। इसलिए ये अपने आप को क्या कहते हैं, ये अपने आप को सान कहते हैं, सान या सैन या सान कोसान। ठीक है, सान को सान, ये अपने आप को ये कहते हैं। ये अपमानजनक नहीं, ये सम्मानजनक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बुशमैन जनजाति जिन्हें सैन लोग भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके और भी अलग अलग नाम हैं, जैसे इनको बसारवा भी कह देते हैं कई बार, बसारवा। इसके अलावा इनको रवि कह दिया जाता है, रवि बसारवा भी कह दिया जाता है, रवि बसारवा। ठीक है, ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में निवास करने वाली एक प्राचीन और प्रमुख जनजाति है। ये वितरण ध्यान रखना, बुशमैन जनजाति कहाँ पर रहती है, कालाहारी मरुस्थल और उसके आसपास के क्षेत्रों में। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, अन्य नाम देखिए यहाँ पर, इन्हें बुशमैन के अलावा सैन, खोए, खोए नहीं ख्वे होता है ये, ख्वे,
देखिए हिंदी में लिखा हुआ ख्वे, इंग्लिश में लिखा हुआ ख्वे, बसरवा या बसारवा जैसे नामों से जाना जाता है। बुशमैन नाम डच उपनिवेशों द्वारा दिया गया था, अंडरलाइन कर लेना इसे, जबकि वे स्वयं को सैन कहलाना पसंद करते हैं। ठीक है, विशेषता की बात करते हैं इनकी। उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में रहते हैं, उष्ण मरुस्थल में, कालाहारी डेजर्ट जिसे हम कहते हैं, कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, इसके अलावा दुनिया की सबसे प्राचीनतम जनजातियों में से एक है, जिसका इतिहास लगभग 20,000 साल पुराना है। ये पारंपरिक रूप से शिकारी होते हैं, हंटर गैदरर होते हैं, अपनी इसी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। ये लोग शांति प्रिय होते हैं, ध्यान रखना, और उन्होंने कभी भी युद्ध के लिए हथियार विकसित नहीं किए, ये इम्पोर्टेंट बात है। इन्होंने कभी भी युद्ध के लिए हथियार विकसित नहीं किए हैं। ठीक है, ये अपने पर्यावरण के साथ गहरे सामंजस्य के साथ रहते हैं और प्रकृति का बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। निवास क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, ये लोग 18 डिग्री से 24 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड में रहते हैं, मतलब जो दक्षिणी अक्षांश हैं, दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश में यह रहते हैं। जैसे ये मान लो ये अफ्रीका है, ये अफ्रीका है मान लो। ठीक है, 1 मिनट, ये लाइट डिम हो गई है, ये बंद हो जाएगा, 1 मिनट रुकना आप लोग। लगा दिया है इसको चार्ज। चलिए आगे चलते हैं। ये अफ्रीका है मान लो, तो अफ्रीका के इस वाले पार्ट में लोग रहते हैं, इस वाले पार्ट में ज़्यादातर, इस वाले पार्ट में। ठीक है, ज़्यादातर तो इस वाले पार्ट में रहते हैं ये लोग। ठीक है, बुशमैन मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करते हैं, इम्पोर्टेंट है। यह क्षेत्र बोत्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, अंगोला और जिम्बाब्वे जैसे क्षेत्रों में फैला हुआ। यह एक अर्धशुष्क और विशाल रेतीला क्षेत्र है, जहां कंटीली झाड़ियां और घास के मैदान पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ से कुछ एक रिवर्स भी निकलती है, ध्यान रखना इसका। जैसे नाम हो गया ओकोवांगो रिवर, ओकोवांगो रिवर, ओकोवांगो रिवर हो गया। इसके अलावा लेक भी है यहाँ पर, नगामी लेक, नगामी लेक, लेक मतलब झील। आई होप आप लोग समझते होंगे, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो। ठीक है, इसके अलावा लिम्पोपो, लिम्पोपो रिवर और नोसोब, नोसोब रिवर के एरियाज़ में ये लोग रहते हैं। ठीक है, शारीरिक इनके लक्षण की बात करें, शारीरिक लक्षण है इनका कद जो है वो छोटा होता है, औसतन 5 फीट से कम होता है। प्रजाति यह जो होती है वो नीग्रिटो प्रजाति से मिलते जुलते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं, नीग्रो कह देते हैं हम, नीग्रो। ठीक है, रंग जो है वो इनका रंग पीला भूरा, पीला भूरा होता है। सिंपल सी बात, आप जब दूर से देखते हो उसे लगता है कि ये काले हैं, लेकिन एक्चुअल में काले नहीं होते, ये पीले भूरे होते हैं। ठीक है, बाल इनके घुंघरालू होते हैं, बाल घुंघरालू होते हैं। इसके अलावा छोटे होते हैं, घुंघरालू के साथ साथ छोटे बाल होते हैं। चेहरा चौड़ा होता है, नाक चपटी होती है, होंठ मोटे होते हैं। आंखें जो है इनकी वो चौड़ी नहीं होती है, ध्यान रखना। बाल इनके घुंघरालू और काले होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके जो पेट होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बड़े पेट वाले होते हैं ये, बड़े पेट वाले, मतलब ये खाते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं। जैसे इनका जो पेट है वो बाहर है,
बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है, बाहर की ओर निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक व्यवस्था की बात करें हम, तो सामाजिक व्यवस्था कबीलाई नहीं है। इनकी जो सामाजिक व्यवस्था वो कबीलाई नहीं है, कबीलों में रहते हैं, क्योंकि इनका कोई मुखिया या नेता नहीं होता। ये छोटे छोटे पारिवारिक समूह में रहते हैं और सभी निर्णय आपसी सहमति से लिए जाते हैं। समाज में महिलाओं का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर भोजन से संबंधित मामलों में। खाना बनेगा तो घर की औरत की मर्जी का मर्जी बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज कहीं खाओ लाजी और सब्जी बना दिया और यहाँ थाली फेंक दिया ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये लोग आमतौर पर एक सीमित क्षेत्र में खानाबदोश जीवन जीते हैं। अंडरलाइन कर लेना इस चीज़ को, खानाबदोश जीवन जीते हैं इनकी सामाजिक व्यवस्थाओं में। स्त्रियां जो है वो क्रॉस नामक यहाँ पर चोगा पहनती है, क्रॉस चोगा स्त्रियां, पुरुष भी पहनते हैं हालांकि, ठीक है। और महिलाएं जो हैं वो शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनके आभूषण पहनती है। आभूषण जो होते हैं वो शुतुरमुर्ग के अंडों के बनाए जाते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडों के, ध्यान रखना, ठीक है। घूमते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भूत प्रेत में विश्वास करते हैं, भूत प्रेत में इनका विश्वास होता है। नहाते नहीं है ये, नहाते नहीं है, ये एक लेप लगाते हैं शरीर पर, शरीर पर लेप लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मछली जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े वो ज़्यादा मिलते हैं, कीड़े मकोड़े। और कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए, कीड़े मकोड़े से बचने के लिए, ठीक है। भोजन की बात करें तो बुशमैन सर्वाहारी होते हैं, सब कुछ खा जाते हैं भाई साहब, जो मिलता है वही सटा देते हैं। वे शिकार से प्राप्त मांस, जंगल से इकट्ठा किए गए कंदमूल, फल, कीड़े मकोड़े सब कुछ सल्टा देते हैं। भोजन में दीमक, चींटी, मेंढक, छिपकली, कछुआ आबादी, जो भी आना है आ जाएगा। ये किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते कि हम नहीं खाएंगे। अपने क्या होते हैं, नखरे करते हैं बच्चे, बूढ़े भी कर देते हैं, बड़े भी कर देते हैं कई बार, लेकिन ये नखरे नहीं करते, जो मिलता है सल्टा दो। ये किसी भी जानवर को नहीं छोड़ते, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। भोजन को भविष्य के लिए सुरक्षित भी नहीं करते, मिल गया सल्टा के ख़त्म कर दो। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इनका प्रमुख व्यवसाय। देखो एक चीज़ होती है यहाँ पर, ब्राउन राइस नहीं, इनका जो होता है, देखो मेरे को याद नहीं आ रहा, बुशमैन राइस, एक यहाँ पर चीज़ होती है बुशमैन राइस, ब्राउन राइस बोल रहा था मैं, बुशमैन राइस, ये राइस में की मात्रा आती है, बुशमैन राइस, ठीक है। बुशमैन राइस क्या होती है, दीमक जो होती है ना, दीमक, दीपक नहीं, दीमक, दीमक का ये यूज़ करते हैं त्योहार पर, दीमक खाते हैं त्योहार पर। और जब ये दीमक त्योहार में दीमक खाते हैं, जैसे अपने दिवाली पर चावल बनते हैं ना, वैसे इनके जब त्योहार होते हैं तो इनके दीमक बनाए जाते हैं और वो एज अ राइस खाए जाते हैं, जिससे बुशमैन राइस कहा जाता है। सिंपल सी बात है, जब इनका त्यौहार हो तो घूमने जाना, इनके त्यौहार अटेंड करने जाना, आपको ये मस्त वाले राइस खिलाएंगे। प्रमुख व्यवसाय, इनका मुख्य व्यवसाय शिकार करना और खाद्य संग्रहण है। चीज़ ध्यान रखना, ये लोग ओमनीवोरस होते हैं, अभी हमने देखा था सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है। पुरुष मुख्य रूप से शिकार करते हैं, जिसके लिए वे जहरीले तीर कमान, भाले और बर्छी का उपयोग करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, जानवरों की आवाज़ निकालने में नकल करते हैं, माहिर होते हैं उसमें, ताकि शिकार को अपनी ओर आकर्षित कर सके, ठीक है। महिलाएं कंदमूल, फल और अन्य खाद्य वस्तुएं इकट्ठा करती है, ठूस ठूस कर खाते हैं लोग, ताकि विपरीत परिस्थितियों में भी गुजर सके। वस्त्र की बात करें, वस्त्र देखो, वस्त्र की बात करते हैं, बुशमैन बहुत कम वस्त्र पहनते हैं,
छोटे वस्त्र पहनते हैं। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहने जिसे करोश कहा जाता है, इंपॉर्टेंट लाइन है। पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं जिसे करोश कहा जाता है। महिलाएं भी चमड़े से बने वस्त्र पहनती है। वे एक नरम खाल से बना वस्त्र पहनती है। वे अपने बच्चों और इकट्ठा की गई वस्तुओं को रखने में भी इस्तेमाल करती है इस नरम खाल का। सामा, यहाँ पर एक चीज़ होती है सामा, आधा तय सामा, सामा, इसे सामा कह देते हैं। सामा क्या होता है? सामा एक तरह से जंगली तरबूज होता है जिसका उपयोग करते हैं बुशमैन। ये कालाहारी मरुस्थल में उगता है। यह बुशमैन जनजाति के लिए जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, क्योंकि जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की भारी कमी हो जाती है तो वे इसे भोजन और पानी दोनों के लिए उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, पानी की कमी को ये इस तरबूज को खा करके पूरा करते हैं। तो ये चीज़ आप लोग इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो ये बुशमैन तक आप लोगों की क्लास हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं भील जनजाति की तरफ। गोंड पढ़ते हैं, पहले गोंड दिया हुआ आपके सिलेबस में, गोंड जनजाति पढ़ते हैं। चलिए गोंड के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ गोंड के बारे में देखो, गोंड जो जनजाति है वो सबसे पहली बात तो आप ध्यान रखना, ये जनजाति प्रायद्वीपीय भारत में रहती है। कहाँ पर रहती है? प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत में निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम देखें तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सिंपल सी बात है, गोंड जो शब्द है वो उसकी उत्पत्ति खोंडा शब्द से हुई है। खोंडा शब्द से, इसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? खोंडा शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ होता है पहाड़ी। पहाड़ी अर्थ क्या होता है इसका? पहाड़ी। ओके, ये लोग अपने आप को कोल भी कहते हैं। अपने आप को क्या कहते हैं? कोल। अपने आप को कोल भी कहते हैं या कोई दूर भी कह देते हैं, कोई दूर भी कह देते हैं, ठीक है। इनके वितरण की अगर बात करें, वितरण, यहाँ से प्रश्न आता है। इनके वितरण की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में मिलती है, झारखंड में मिलती है, छत्तीसगढ़ में मिलती है, तेलंगाना में ये मिलती है। इसके अलावा तेलंगाना के साइड में उड़ीसा में ये मिलती है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र में मिलती है, असम में भी ये कहीं ना कहीं मिलती है, ठीक है। इनकी जो मुख्य निवास क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो ये सतपुड़ा पहाड़ियों में, सतपुड़ा पहाड़ियों में, इसके अलावा मैकाल रेंज में ये मिलते हैं, मैकाल रेंज में ये लोग मिलते हैं। सोन देवगढ़ जो हाईलैंड है, सोन देवगढ़ हाईलैंड, जिसे हाईलैंड को हम कहते हैं उच्च भूमि, सोन देवगढ़ उच्च भूमि पर ये मिलते हैं। इसके अलावा गडजात की पहाड़ियों में भी ये देखने को मिलते हैं। इनके स्थान गडजात या गडजत भी हम कह देते हैं, गडजत पहाड़ी एरिया, वह बस्तर के पठार पर, बस्तर का जो पठार है वहाँ पर भी ये लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा।
इस चीज़ का वितरण हो गया। अब हम बात करते हैं इनका आर्थिक और सांस्कृतिक। आर्थिक विशेषताएं, यहाँ पर हम पढ़ते हैं आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताएं, पेन चेंज करते हैं, ब्लैक के पेन से लिखते हैं। सबसे पहली बात तो ये लोग आत्मनिर्भर होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात, इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि ये लोग करते हैं। स्थानांतरित कृषि जिसे आप लोग पता ही है, झूमिंग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा ये आखेट भी करते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। सिंपल सी बात है, ये लोग कृषि कार्य ज़्यादा करते हैं। ठीक है, शिकार बहुत कम करते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये लोग संग्राहक भी होते हैं। तो इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और संग्रहण है। इसके अलावा पशुपालन, पशुपालन भी कृषि में ही आ जाता है। मछली का शिकार करते हैं। ठीक है, मछली पकड़ने का ये कार्य करते हैं। ठीक है। जैसे स्थानांतरित कृषि की अगर मैं बात करूं तो कई कई जगह पर इसके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे ये जहाँ पर करते हैं ना, वहाँ पर इसको दिप्पा कहते हैं। दिप्पा, दिप्पा ये एक तरह की स्थानांतरित कृषि है। आप लोग कमेंट करके बताइए दिप्पा एग्रीकल्चर कहाँ पर की जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। स्थानांतरित कृषि आप लोगों ने पढ़ी है, जिसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कह देते हैं, हिंदी में कर्तन दहन एग्रीकल्चर कर्तन दहर क्या बोलते हैं, कृषि कह देते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा ये आर्थिक विशेषताओं में जब बीज बो देते हैं, कृषि करते हैं, तो उसके बाद में बाढ़ की देवी और बाढ़ की देवी माता को, और इसके अलावा जंगल की जो और भी अदर जो देवता हैं उनको पशु बलि देते हैं। ये सांस्कृतिक व्यवस्था होगी, ये इसमें नहीं लिखेंगे पशु बलि वाला। ठीक है। इसके अलावा ये पेंडा, पेंडा कृषि करते हैं। पेंडा कृषि मध्य प्रदेश के बस्तर में की जाती है। एमपी के बस्तर में, बस्तर छत्तीसगढ़ में भी है। एमपी के बस्तर में पहाड़ी ढालों पर, पहाड़ी ढालों पर, हमें पता है पहाड़ी ढालों पर सीढ़ी नुमा कृषि की जाती है। सीढ़ी नुमा, ओके। शिकार करते हैं, हमने लिख लिया यहाँ पर शिकार। शिकार में ये मछली का शिकार करते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। हालांकि कुछ मात्रा में ही शिकार करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने शिकार पर प्रतिबंध लगा लिया। वैसे मछली थोड़ी बहुत पकड़ लेते हैं, बाकी मौका मिले तो थोड़ा बहुत शिकार कर लेते हैं, बाकी नहीं करते। भोजन की अगर मैं बात करूं, भोजन, भोजन की अगर बात करें तो कोटू और कुटकी जैसे जो लोकल सीरियल्स हैं वो इनके मुख्य खाद्यान्न हैं। कोटू व कुटकी, जो लोकल सीरियल्स मतलब जो लोकल अनाज है वो खाते हैं। ठीक है। सब्जियां ये घर में उगाते हैं, कुछ एक जंगलों से प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा अगर कोई त्योहार होता है, त्योहार पर ये चावल बनाते हैं। ठीक है। और पशु बलि देते हैं, पशु बलि, और मतलब ये पशुओं का मांस भी खाते हैं, पशुओं का मांस भी खाते हैं। ठीक है।
इसके आगे चलते हैं। निवास जो होता है इनका, वो जंगलों में रहते हैं। पहली बात तो पल्ली और छोटे गांव में रहते हैं। निवास की बात करते हैं। निवास जो है इनका वो छोटे गांव में होता है। छोटे गांव मतलब पल्ली। पल्ली नगला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पल्ली वगैरह, ठीक है। मतलब जिस जगह पर ये रहते हैं ना, वहाँ पर मूर्त निकलवा करके रहते हैं। नेक्स्ट हम बात इनकी पढ़ते हैं संस्कृति। संस्कृति की बात करते हैं इनकी। सांस्कृतिक विशेषताएं, यही पूछा गया है, सांस्कृतिक विशेषताएं। ज़्यादातर वितरण से प्रश्न बनते हैं। सांस्कृतिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक विशेषताओं में सबसे पहली बात, ये पितृसत्तात्मक होते हैं। पितृसत्तात्मक होते हैं। और दूसरी बात, सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति होता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। सबसे बुजुर्ग व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें विधवा विवाह भी किया जाता है। विधवा विवाह मान्य है। ये इसके अलावा अलग अलग तरीके के विवाह करते हैं, जैसे सेवा विवाह हो गया। इसके अलावा विनिमय विवाह हो गया। हरण विवाह हो गया, हरण कर लिया जाता है विवाह एटसेट्रा, ठीक है। गांव का जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया, इससे पहले मैंने एस्किमो पढ़ा था और बुशमैन पढ़ा था। उसमें ये गांव वाला मुखिया वाला सिस्टम नहीं होता है। इसमें जो गांव का मुखिया होता है उसे पटेल कह दिया जाता है। पटेल या मुखादब, मुखादब कह दिया जाता है। मुखादब या मुखादम, मुखादम कह दिया जाता है। इसके अलावा गांव का जो चौकीदार होता है, गांव का जो चौकीदार होता है उसे कोतवाल कह दिया जाता है। कोतवाल, जैसे अपने कहते हैं ना कोतवाल, वैसे यहाँ पर कोतवार कह देते हैं इसे, ठीक है। और अगर गांव में कोई विवाद हो जाए तो विवाद का जो निपटारा है, एक मिनट, विवाद का जो निपटारा है वो पंचायत करती है, गांव की पंचायत। इसके अलावा यहाँ पर एक देबारी करके कुछ होता है। देबारी, देबारी, देबारी जो होता है वो गांव का पुजारी होता है। गांव का पुजारी, पुजारी या फिर हम कह सकते हैं पुरोहित। गांव का पुजारी या पुरोहित होता है। बोली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की जो बोली है वो गोंडी है, गोंडी बोली है। इनकी बोली जो है वो गोंडी है। द्रविडियन भाषा परिवार की है ये जो बोली, द्रविडियन भाषा परिवार की। जब हम लैंग्वेज फैमिलीज पढ़ते हैं तो उसमें हम ये पढ़ते हैं भाषा परिवार। द्रविडियन भाषा परिवार की ये बोली है, गोंडी बोली, जिसका द्रविडियन का जो संबंध है वो हम कह सकते हैं तमिल और कन्नड़ से है, तमिल व कन्नड़ से।
क्योंकि हम जानते हैं साउथ इंडिया में द्रविडियन लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक, द्रविडियन भाषा परिवार में आती है वे लैंग्वेजेस जो बोली जाती हैं। जब हम इंडिया की भाषा परिवार पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रमुख देवताओं की बात करें, क्योंकि देवी देवता हमें पढ़ना है। सेदना हमने पढ़ा था, सेदना क्या है कमेंट करके बताइएगा। जो देवता हैं वो है शंभु महादेव, श्री शंभु महादेव। इसे इन्हें बड़ा देव भी कह देते हैं, बड़ा देव। वह परशासेन, परशापेन होता है शायद, वो परशापेन इनके देवी देवता हैं। इसके अलावा ये नरबलि देते हैं, नहीं है, नरबलि देते थे। अंग्रेज़ों ने बंद कर दिया था, अंग्रेज़ों ने बंद करवा दिया था। ठीक है, ये जो बड़ा देव वगैरह हैं, कहाँ गया, हाँ ये जो बड़ा देव वगैरह हैं, जो काली माता, दत्तेश्वरी माता, इनको नरबलि देते थे, अंग्रेज़ों ने बंद करवा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम जनजाति पढ़ते हैं अब, भील जनजाति। भील, भील आपने बहुत सारी जगह पर पढ़ा होगा, राजस्थान ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा। इसकी अगर हम बात करें तो राजस्थान की जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। अब आप कहोगे फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो फर्स्ट नंबर पे है मीणा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर नेशनल लेवल की बात करें, राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति, सबसे मतलब हिंदुस्तान में सबसे बड़ी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी है, भील जनजाति है 2011 की जनगणना के अनुसार। रहती कहाँ है ये, निवास क्षेत्र जो है इनका, देखो पहली बात तो ये अरावली वाले जो एरियाज़ हैं, हम यहाँ पर पढ़ते हैं निवास क्षेत्र, अरावली वाले एरियाज़, अरावली हो गया। इसके अलावा विंध्यन माउंटेन्स हो गया है, विंध्यन माउंटेन हो गए। इसके अलावा विंध्यन के नीचे सतपुड़ा हो गया। ठीक है, मतलब वन्य क्षेत्रों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं। ज़्यादातर ये 4 ही राज्यों में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। राजस्थान में आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये मध्य प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये लोग महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र में भी है, और गुजरात में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, बात करते हैं राजस्थान में कहाँ देखने को मिलते हैं ये। राजस्थान में ये देखने को मिलते हैं बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, उदयपुर। इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, महाराणा प्रताप का साथ दिया था भीलों ने,
इसके अलावा चित्तौड़गढ़, मतलब ऐसे क्षेत्र जो कभी ना कभी मेवाड़ के पार्ट रहे हैं। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये झाबुआ ज़िले में रहते हैं, झाबुआ ज़िले में ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा रतलाम में ये मिलते हैं। इसके अलावा धार ज़िले में भी ये मिलते हैं, धार, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, जैसे अहमदनगर हो गया, औरंगाबाद हो गया, जलगांव हो गया। एक मिनट यार, यहाँ लिख देता हूँ। जलगांव हो गया, ठीक है। इसके अलावा धुले क्षेत्र हो गया, नासिक हो गया, यहाँ पर ये देखने को हमें मिलते हैं। गुजरात की अगर मैं बात करूँ तो हमें ये, जैसे ये ना बड़ोदरा, बड़ौदा नहीं बड़ोदरा, और पंचमहल में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये निवास स्थान हो गया इनका। इसके अलावा अब बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप, मतलब आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताएं जो है इनकी हम बात करें तो ये लोग वनों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ठीक है। तो इनके का जो आजीविका का मुख्य स्रोत है वो खाद्य संग्रहण है। आदिम टाइप की कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, आखेट हो गया, ठीक है। जैसे कृषि हो गई, एक मिनट, ये क्या हो गया, चल गया। कृषि, कृषि में स्थानांतरित कृषि, राजस्थान में स्थानांतरित कृषि करते हैं ये लोग, चिमाता वगैरह, ठीक है। इसके अलावा ये आखेट करते हैं, हालांकि आखेट पर तो प्रतिबंध लग चुका है, ठीक है। इसके अलावा ये संग्रहण करते हैं, पशु पालते हैं ये लोग, पशुपालन करते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, कुक्कुट, कुक्कुट पालन ये लोग करते हैं। आखेट में ये तीर कमान का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, तीर कमान से इनका ये मुख्य हथियार होता है। भोजन की बात करें तो मक्का खाते हैं, ठीक है, साल भर। अगर त्योहार है तो ये लोग चावल बना लेते हैं। इसके अलावा चावल को ये चोखा कहते हैं, चोखा, ठीक है। लापसी बना लेते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। लापसी जानते होंगे आप लोग क्या होता है, गाँव वाले बच्चे हैं सब। और जैसे कि राबड़ी होगी, राबड़ी, राबड़ी जानते हैं क्या होते हैं, छाछ और आटा ने मिलार फिर बिन पका लियो जाए छे,
ठीक है। वस्त्रों की बात करते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वस्त्र, स्त्रियां तो, स्त्रियां कैसे लिखते हैं, एक मिनट। स्त्रियां, स्त्रियां पहनती है घाघरा, कांचली, लुगड़ी। पुरुषों की बात करें तो पुरुष, देखो पहले केवल पुरुष जो है वो छाल से बना एक ऐसे पेटीकोट टाइप पहनते थे। प्रेजेंट टाइम में जो पुरुष हैं वो कमीज पहनते हैं भाई साहब। कमीज हो गया, साफा, साफा, इसके अलावा पगड़ी होती है जिसे पोत्या कहते हैं, पोत्या। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। धोती हो गया, धोती कमीज। इसके अलावा पैंट शर्ट भी पहनते हैं आजकल। ओके, इनके जो घर होते हैं, घरों के जो टाइप होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं, मतलब प्रकीर्ण टाइप के घर, प्रकीर्ण प्रकार के घर। ठीक है। झोपड़ियाँ जो है खेत के छोटे टुकड़ों के बीच बनाई जाती है, और हर एक झोपड़ी अपने आप में पूरी होती है, जिसमें घर के साथ जो अन्न के भंडार हैं, जानवरों के रखने की व्यवस्था होती है। ठीक है। इसके अलावा जो झोपड़ी होती है उसके सामने की दीवार पर गोबर खड़िया या लाल गेरू रंग से लीपा पोती करके उसे सजाया जाता है। ठीक है। औजारों की अगर हम बात करें, औजार, तो औजार में ये लोग धनुष बाण रखते हैं, ये पहचान है इनकी, धनुष बाण, आप लोग ध्यान रखिएगा। तलवार, खंजर, तलवार रखते हैं, खंजर रखते हैं। अस्त्र शस्त्र, इनके 2 प्रकार के बाण होते हैं इनके पास। हरियो एक तो, और एक होता है संबदो, संबदो। इसके अलावा औजारों में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक चीज़ चलता है, फटकिया। फटकिया मतलब जो पक्षी होते हैं ना, उनको पकड़ने के लिए एक तरह का फंदा होता है। पक्षियों को पकड़ने का फंदा, यहाँ पर लिख देते हैं, पक्षियों को पकड़ने का फंदा। ठीक है। अब बात करते हैं इनके समाज की, या फिर हम बात करें संस्कृति या सांस्कृतिक विशेषताएं। यहाँ से कल परसों एक क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, सेकंड ग्रेड में। सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुपत्नी प्रथा होती है। बहु मतलब एक से ज़्यादा पत्नियां रखना, बहुपत्नी प्रथा, एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते हैं। और विवाह का प्रस्ताव, ज़्यादातर विवाह का जो प्रस्ताव होता है वो वर पक्ष की तरफ से आता है, वर पक्ष की तरफ से। यहाँ पर एक रस्म होती है, दापा, नाम सुना होगा आपने, यानी कि कन्या का मूल्य देना पड़ता है, कन्या का मूल्य
देना पड़ता है, परंपराएं हैं इनकी। ठीक है। इसके अलावा होली दिवाली पर्व होते हैं, होली माता की पूजा की जाती है, अपने जैसे होती है होली माता की पूजा। अपने राजस्थान का ये रिलेट कर पाओगे आप लोग, होली माता की पूजा। इसके अलावा नृत्य किए जाते हैं। नृत्यों में बात करें तो घूमर हो गया, गेर हो गया, भगोरिया हो गया। ठीक है। एक मेला लगता है, आपने नाम सुना होगा, मेला। सोम, जाखम, माही, त्रिवेणी, जिसे आप लोग ट्रिक में पढ़ते हैं, सोजा माही त्रिवेणी संगम होता है। और इस त्रिवेणी संगम में जहाँ पर मेला लगता है, कहाँ पर लगता है? डूंगरपुर में लगता है, बांसवाड़ा में लगता है, बेणेश्वर धाम। ठीक है। शिव जी से संबंधित है ये। ओके। इसके अलावा जब ये लोग एक होता है रणघोष करते हैं, ये लोग रणघोष, रणघोष जिसे हम कहते हैं फायरे 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 फायरे। ये चीज़ें आपने बहुत बार पढ़ी होगी, जब कोचिंग की होगी, बार बार क्लासें देखी होंगी। इसके अलावा एक होता है इनमें गमेती, गमेती गांव का जो मुखिया होता है ना, गांव का मुखिया, वो गमेती कहलाता है। गांव यानी कि पाल, ये गांव को पाल कहते हैं। ठीक है। ग्रुप ऑफ हाउसेस, जिसे पाल कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक होता है बोलावा, बोलावा मार्गदर्शक को बोलावा कहते हैं, ये मार्गदर्शक बोलावा। गमेती होता है एक तरह से मुखिया होता है गांव का, शासक, एक प्रकार से शासक होता है। विवाह की बात करें, विवाह की बात करें तो गोत्र के अलावा अन्य गोत्र में होता है। अन्य गोत्र में होता है, जैसे अपने होते हैं गोत्र साग देखे जाते हैं, वैसे ही विवाह के कई टाइप भी होते हैं, इनके प्रकार। विवाह के प्रकार की अगर मैं बात करूँ, जैसे देवर विवाह है, आप लोग सर्च कर लेना क्या होते हैं। अपहरण विवाह है, विनिमय विवाह है। इसके अलावा सेवा विवाह हो गया, क्रय विवाह हो गया, एक होता है बांदिया। ध्यान रखना बांदिया क्या है, ये कल्चर में भी काम आएगा। बांदिया विवाह हो गया, जिसे मोर बांदिया कह देते हैं, मोर बांदिया, कल्चर में भी ध्यान रखना इसको। ठीक है। मुखिया हो ही गया, जिसे क्या कहते हैं, गमेती, गांव का मुखिया। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ हो तो भोपा भी होता है, भोपा, भोपा, भोपा होता है झाड़ फूंक करने वाला, झाड़ फूंक करने वाला।
झाड़ फूँक करने वाला होता है भोपा। इसके अलावा भोपा के साथ साथ एक चीज़ और होती है भगत। भगत जो होता है वो धार्मिक संस्कारों को संपन्न कराने वाला, पूर्ण या संपन्न कराने वाला व्यक्ति भोपा होता है। ठीक है, तो ये आपके लैब असिस्टेंट में कुछ 4 जनजातियाँ दी हुई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं वर्ल्ड में, उनके बारे में भी हम देखते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पर मिलती है। नाम मैं लिख देता हूँ, लिस्ट बना देता हूँ आप लोगों के सामने, यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा उसे। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट नाम लिख लेते हैं। चलिए पहले की बात करते हैं। एस्किमो हमने पढ़ ही लिया था। एस्किमो कहाँ मिलती है? ग्रीनलैंड में मिलती है। अलास्का, कनाडा, साइबेरिया। दूसरी हम पढ़ते हैं पिग्मी। पिग्मी कहाँ मिलती है? कांगो बेसिन में मिलती है। इसके अलावा गेबोन में मिलती है। इसके अलावा कैमरून के घने जंगलों में मिलती है। कैमरून के घने जंगलों में। एक काम करते हैं, इसे टाइम लग जाएगा, मैं लिस्ट दे देता हूँ आपको एक, यहाँ ये लिस्ट में दे देता हूँ आप लोगों को। ये रही विश्व की प्रमुख जनजातियाँ, विश्व की प्रमुख जनजातियाँ और उनका स्थान। ठीक है, यहाँ ये नाम दिए हुए हैं आप लोगों के सामने। एस्किमो हमने पढ़ लिया, ज़्यादातर कहाँ मिलते हैं? ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का। याकूत्स ये जो मिलते हैं साइबेरियन रूस में मिलते हैं। ठीक है, साइबेरियन रूस में मिलते हैं, इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं स्टार लगा देता हूँ। लैप्स मतलब ये जो सारी है ना वो सारी ही इम्पोर्टेंट है, तो स्टार में रहने देता हूँ। इन सब को मैं इम्पोर्टेंट यहाँ लिख देता हूँ। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन नाम पूछा जाता है, लोकेशन। ठीक है, याकूत्स मिलते हैं आपको साइबेरिया में। लैप्स या सामी ये आपको उत्तरी यूरोप यानी कि नॉर्वे, स्वीडन, जो फिनलैंड कंट्रीज हैं उनमें मिलते हैं। पिग्मीज़ हम जानते हैं छोटे वाले होते हैं, कांगो बेसिन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कांगो बेसिन अफ्रीका में है। मसाई जो जनजाति है वो केन्या और तंजानिया में मिलते हैं, अफ्रीका के केन्या और तंजानिया में देखने को मिलती है। बांटू जो देखने को मिलती है वो मध्य और दक्षिणी अफ्रीका में देखने को मिलती है। जुलू आपको देखने को मिलती है दक्षिणी अफ्रीका में। इसके अलावा बुशमैन या सान जिसे हम लोग कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, कालाहारी मरुस्थल यानी बोत्सवाना और नामीबिया में ये ज़्यादातर मरुस्थल फैले हुए हैं। हॉटेनटॉट्स या खोई कोई जो हम देखते हैं वो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में हमें देखने को मिलते हैं। बदायूं जिन्हें हम कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, अरब मरुस्थल में देखने को मिलती है, ज़्यादातर सऊदी अरब, सीरिया और जॉर्डन प्रकार के देशों में देखने को मिलते हैं। कुर्द जो लोग मिलते हैं वो इराक, ईरान, तुर्की, सीरिया में देखने को मिलते हैं। मंगोल्स जो देखने को मिलते हैं मंगोलिया और चाइना में देखने को मिलते हैं। कजाकिस्तान और मध्य एशिया में देखने को मिलते हैं। किर्गिज़स्तान में देखने को मिलते हैं। मध्य एशिया में देखने को मिलते हैं। तिब्बतियन जो तिब्बत में हमें देखते हैं। गोंड अभी हमने पढ़ा है, गोंड जो मिलते हैं वो मध्य भारत में देखने को मिलते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड वगैरह इनमें देखने को मिलते हैं। भील राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलते हैं। संथाल जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वाला रीजन है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। टोडा जो हमें देखने को मिलते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में, तमिलनाडु और भारत के तमिलनाडु में। नागा जो देखने को मिलते हैं नागालैंड, मणिपुर, भारत। चिनूक जो देखने को मिलते हैं वो कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर हमें देखने को मिलते हैं। अपाचे जो देखने को मिलते हैं वो दक्षिण पश्चिमी अमेरिका, एरिजोना और न्यू मैक्सिको प्रांत में हमें देखने को मिलते हैं। चेरोकी जो हमें देखने को मिलते हैं वो अमेरिका में देखने को मिलते हैं। ओक्लाहोमा और उत्तरी कैरोलिना प्रांत में हमें देखने को मिलते हैं। इंका सिविलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, पेरू में देखने को मिलते हैं। बोलीविया, इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र हैं। इसके अलावा अमेजन की कुछ जनजातियाँ जैसे योनोमामी, कायोपो,
ये हमें देखने को मिलती है ब्राज़ील और वेनेजुएला में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 25 जनजातियाँ ऐसी थी जो आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है। यहाँ पर आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। लास्ट तक आपने अगर ये वीडियो देखा है तो आप एक बार कमेंट ज़रूर करिए कि हाँ, ये वीडियो हमने लास्ट तक देखा है। मज़ा आया हो तो थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, कमेंट ज़रूर बोलिएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और चैनल पर बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।